क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ देखो कि एक सदिश है z इक्वल्स टू 3 - 4 आयोटा। ये एक सदिश दिया हुआ है, इसको वामावर्त दिशा में 180 डिग्री से घुमाया जाता है। तो मैंने कहा था कि जब आप किसी समिश्र जो भी समिश्र संख्या है उसको 180 डिग्री से घुमा दिया, मतलब जो हमारे पास समिश्र संख्या z है उसके कोणांक में 180 डिग्री का क्या कर दिया, यानी 180 डिग्री से उसको रोटेट कर दिया। तो उसका जो कोणांक है अगर पहले थीटा था तो फिर थीटा प्लस 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहा उसने, कर दिया जाए तथा परिमाण को 3 गुणा कर दें। तो जो परिमाण है समिश्र संख्या z का, तो जो नई समिश्र संख्या आएगी उसका परिमाण इसका जो परिणाम है उसके 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो इसका परिमाण हमें तो अगर हमारे पास जो नई समिश्र संख्या z' है तो वो क्या कह रहा है कि 180 डिग्री से घुमा दिया जाए और जो इसका परिमाण है वो 3 गुना हो जाता है। तो 3 इंटू कोस ऑफ 180 डिग्री, और या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो समिश्र संख्या है उसको हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास 180 डिग्री एंगल से घुमाने पे और 3 गुना परिमाण उसका बढ़ जाता है। तो मैं एक समिश्र संख्या z' मान लेता हूं जिसका परिमाण है वो 3 है और e⁻ आयोटा पाई उसका क्या है, कोणांक है। भाई इस समिश्र संख्या z को इस समिश्र संख्या से मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका मीनिंग यही तो होगा कि ये जो समिश्र संख्या है उसका जो भी कोणांक है वो पाई बढ़ जाएगा और जो उसका परिमाण है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। यही होगा इसका मीनिंग। तो इसका मतलब इसको अगर हम लिखें 3 कोस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई, ये लिख सकते हैं। और यहाँ साइन पाई 0 हो गया, कोस पाई -1 हो गया, तो ये -3 आ गया। तो कहने का मतलब जो z है उसको हम z' से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू 3 - 4 आयोटा आ जाएगा। भाई हमें यही तो करना है। हमने क्या कहा कि किसी समिश्र संख्या का कोणांक में वृद्धि हुई या फिर हम उसके मापांक 3 गुना बढ़ गया, यानी ये कब होता है, जब हम उससे किसी समिश्र संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये जो समिश्र संख्या z है उसको z' से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगर z' से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई समिश्र संख्या आएगी उसका जो मापांक है वो z का 3 गुना बढ़ जाएगा और जो उसका कोणांक है यानी वो जो 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगी। तो उसका मीनिंग यही हुआ। तो ये z इंटू z' क्या बन गया, -3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 + 12 आयोटा। तो ऑप्शन डी है वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। सम्मिश्र तल में सम्मिश्र संख्याओं z आयोटा z और आयोटा स्क्वायर z से निर्मित त्रिभुज है। तो देखो हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या z है, तो मान लेते हैं कि ये OA वेक्टर है जिसका स्थिति सदिश क्या है, हमारे पास z है। ठीक है, ये एक OA वेक्टर है जिसका स्थिति सदिश z हो गया। फिर वो क्या कह रहा है, एक आयोटा z और आयोटा स्क्वायर z। अब हमें पता है आयोटा z का मतलब क्या है कि जो z हमारे पास समिश्र संख्या है उसको π/2 एंगल से रोटेट करते हैं। आयोटा का मीनिंग यही होगा अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसका मापांक 1 होता है और जो इसका कोणांक है वो π/2 होता है। तो यानी इस समिश्र संख्या को हम क्या करेंगे, π/2 एंगल से रोटेट कर देंगे। तो मान लो ये समिश्र संख्या आ गई, तो यहाँ OA और इसको मैंने B नाम दे दिया। ठीक है, तो ये किसको व्यक्त कर रहा है, आयोटा z को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो, आयोटा स्क्वायर z। अब आयोटा स्क्वायर z का मतलब क्या है कि अगर आयोटा स्क्वायर को हम z से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 है और -1 का मापांक 1 होता है और जो कोणांक है वो पाई होगा। तो कहने का मतलब जो z समिश्र संख्या है इसको हम क्या करेंगे, 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे। तो यानी ये कहाँ आ जाएगा, ये मान लिया हमने, ये हो गया और इसको मैंने नाम दे दिया C पॉइंट। तो यानी ये डिस्टेंस अगर मोड z है तो ये डिस्टेंस मोड z होगी और ये डिस्टेंस भी मोड z होगी, क्योंकि आयोटा z का मोड लें या मोड z दोनों इक्वल आते हैं हमेशा। तो यानी ये जो ट्राइंगल बना A B और C,
तो ये ट्राइंगल बन गया। अच्छे से बना लें इसको। किसी सम्मिश्र संख्या से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग समझ में आ गया। आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो जो जेड सम्मिश्र संख्या है उसका कोणांक π/2 ऐड हो गया, यानी π/2 एंगल से उसको रोटेट कर दिया। आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यानी उसको हमने 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया। ये किया कि नहीं किया? अब देखो, ये हमारे पास सम्मिश्र संख्या, जो ये डिस्टेंस है ये सेम है, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस सेम है, और हमें पता है कि अगर दो भुजाएं समान हो, किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और देखो यहाँ पे दो भुजाएं समान हो और हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो इस भुजा के, ये भुजा क्या है, मोड जेड है, और ये भी क्या है कि मोड जेड। तो यहाँ इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण क्या होगा, सेम होगा। भाई यहाँ से देखो ये मोड जेड है, पहले मैं इस ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ, ओ ए बी। अगर ये मोड जेड है, ये मोड जेड के इक्वल है, तो ये दोनों भुजाएं समान है। और अगर ये दोनों भुजाएं समान है तो मोड जेड यानी इस भुजा के सामने का एंगल और इस भुजा के सामने का एंगल क्या होगा, सेम होगा। ये अगर 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, 45। ऐसे यहाँ ये मोड जेड है और ये मोड जेड है, तो यहाँ से ये 45। तो कहने मतलब ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल। और ये दोनों भुजाएं क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा और साथ में समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। या वैसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे तीन समान भुजाएं आके मिलती हैं, अगर किसी पॉइंट पे तीन समान भुजाएं आके मिलती हैं, तो ये जो हमारे पास सॉरी यानी ये भुजा और ये भुजा, ये मोड जेड है, ये मोड जेड है, ये भी मोड जेड है, तो ये दोनों भुजाएं समान है, इसलिए यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल 45 डिग्री के होंगे। इससे हमने कहा ये 45, ये 45, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये क्या बनेगा, समकोण बनेगा। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये भुजाएं समान है लेकिन ये भुजा इनके समान नहीं है। ये 2 मोड जेड हो जाएगा, ये मोड जेड और ये मोड जेड, 2 मोड जेड हो जाएगा जो उसके समान नहीं है। तो ये त्रिभुज कौन सा बन गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट, समझ में आ गया ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि z आयोटा z और z प्लस आयोटा z से निर्मित जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो z का मतलब क्या हुआ, मान लो ये मेरे पास कोई OA वेक्टर है, ठीक है, इसको इसका स्थिति सदिश मान लो z है। आयोटा z का मतलब क्या हो गया कि इसको 90 डिग्री पे घुमा, रोटेट कर दो, तो ये मेरा क्या हो गया, मान लो ये मेरा 90 डिग्री पे रोटेट किया, तो ये आयोटा z है। ये आयोटा z है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ये भी क्या है मेरा आयोटा z है, और इसको मैंने b नाम दे दिया और ये कह रहा मेरा कोई b1 नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने ये z हो गया, ये आयोटा z हो गया, तो ये जो वेक्टर है OB वेक्टर, इसका स्थिति सदिश क्या आएगा, z प्लस आयोटा z। त्रिभुज नियम लगा दिया, z प्लस आयोटा z, तो हमारे पास त्रिभुज आ गया OAB। इन तीनों भुजाओं से ये त्रिभुज निर्मित हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इन त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू हाइट। तो आधार क्या है यहाँ पे, OA वेक्टर, तो इंटू OA वेक्टर, और जो हाइट है वो क्या है, AB वेक्टर, तो AB वेक्टर। ये हो जाएगा जो आधार और ये हाइट, तो यानी कहने का मतलब क्या, OA वेक्टर क्या हो गया 1/2, और ये हो गया मोड जेड। ये डिस्टेंस OA डिस्टेंस कितनी है, मोड जेड है, और AB डिस्टेंस कितनी है, मोड आयोटा जेड। ये डिस्टेंस लिख दी यहाँ पे, ठीक है, यानी OA इंटू AB डिस्टेंस जो होगी, तो OA डिस्टेंस है मोड जेड और OB डिस्टेंस कितनी है, मोड आयोटा जेड। और आयोटा जेड का मोड लो या मोड जेड लो सेम ही बात है, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 1/2 मोड जेड इंटू मोड जेड, और ये बन गया 1/2 मोड जेड का स्क्वायर। तो इससे इन तीन सम्मिश्र संख्याओं से निर्मित जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, 1/2 मोड जेड स्क्वायर। और इस क्वेश्चन को ध्यान भी रखें, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता रहता है। ये बार बार एग्जाम में आता रहता है, जब ये तीन भुजाएं दे रखी हो तो इससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
और एक ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है कि जेड आयोटा जेड और आयोटा स्क्वायर जेड से निर्मित त्रिभुज कौन सा होगा। तो समद्विबाहु था और साथ में समकोण समद्विबाहु त्रिभुज था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो हमने स्टडी किया था उसी पे बेस्ड है सारे। ठीक है, फिर कुछ और रूल लिखते हैं। हाँ जी, एक स्टेटमेंट ऐड करें कि यदि सम्मिश्र तल में, पहले लिख लें उसको, यदि सम्मिश्र तल में बिंदु P तथा Q सम्मिश्र संख्याओं, लिखो, यदि सम्मिश्र तल में बिंदु P तथा Q सम्मिश्र संख्याओं Z1 तथा Z2 को प्रदर्शित करते हैं, यानी हमारे पास सम्मिश्र तल में एक P और Q दो पॉइंट हैं, P और Q, और P को किससे निरूपित कर जा किसी सम्मिश्र तल में, लिख लो पहले एक बार, किसी सम्मिश्र तल में बिंदु P और Q सम्मिश्र संख्याओं Z1 तथा Z2 को निरूपित या Z1 तथा Z2 को प्रदर्शित करते हैं, Z1 तथा Z2 को प्रदर्शित करते हैं, यानी जो P पॉइंट है ना उस पे Z1 सम्मिश्र संख्या है, Q पॉइंट पे है वो Z2 सम्मिश्र संख्या है। इसका मीनिंग ये हो गया। तब रेखा PQ को P के सापेक्ष वामावर्त दिशा में अल्फा कोण से घुमाने पर, लिखें, तब रेखा PQ को P के सापेक्ष, लिखें, तब रेखा PQ को P के सापेक्ष वामावर्त दिशा में अल्फा कोण से घुमाने पर बिंदु Q की नई स्थिति R हो, रेखा PQ को P के सापेक्ष वामावर्त दिशा में अल्फा कोण से घुमाने पर बिंदु Q की नई स्थिति R हो तो R का स्थिति सदिश क्या होगा? तो क्या कह रहा है बच्चों आपसे ये कि हमारे पास कोई P और Q दो सम्मिश्र तल में कोई पॉइंट है, ये P मान लिया मैंने, ये Q है, और P का स्थिति सदिश Z1 है, यानी ये Z1 सम्मिश्र संख्या को व्यक्त कर रहा है और ये Z2 सम्मिश्र संख्या को व्यक्त कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, इसको मैंने मान लिया, मान लो ये कोई OP वेक्टर है, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास कोई OP वेक्टर है। ठीक है, OP वेक्टर, तो ये Z1 को निरूपित ये PQ वेक्टर है। ठीक है, अब वो हमें क्या कह रहा है कि जो PQ वेक्टर है उसको हम P के सापेक्ष, या हम ये कहें ये P पॉइंट है और Z1 को निरूपित कर रहा है, तो यहां से ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो PQ वेक्टर है, PQ वेक्टर को P के सापेक्ष अल्फा एंगल से रोटेट करते हैं, यानी इसको मैंने अल्फा एंगल से रोटेट किया, तो ये मेरा जो स्थिति सदिश इसका PQ है वो किस में चेंज हो गया, PR में। ये तो कह रहा, देखो एक बार पढ़ो उस थ्योरी को, कि यदि सम्मिश्र तल में बिंदु P तथा Q को दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 व Z2 प्रदर्शित करते हैं, तब रेखा PQ को P के सापेक्ष, तब रेखा PQ को P के सापेक्ष अल्फा एंगल से रोटेट करने पर, यानी इसको हमने अल्फा एंगल से रोटेट कर दिया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो PQ वेक्टर है इसको हमने अल्फा एंगल से रोटेट किया, मतलब e⁻ आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा था ना अल्फा एंगल से रोटेट करना है, इसका मतलब इसका जो कोणांक है
वो अल्फा ऐड हो जाएगा, यानी अल्फा डिग्री से उसको रोटेट करने पे। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास जो नया स्थिति सदिश आया वो पी आर वेक्टर आया। तो और यहां से हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया कि जो आर नई स्थिति आई है तो उसका स्थिति सदिश क्या होगा। तो इसकी स्थिति सदिश का मतलब क्या हो गया, हमें ये पूछा गया है। तो इसका स्थिति सदिश हमें पता है ओपी वेक्टर का वो Z1 है, ठीक है। और यहाँ पी क्यू वेक्टर हो गया और पी आर वेक्टर का स्थिति सदिश क्या हो गया, पी क्यू इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा हो गया। वेक्टर इसका स्थिति सदिश क्या हो गया, पी क्यू इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा हो गया। और पी क्यू का मतलब क्या है, Z2 माइनस Z1, यानी जो पी आर है उसका स्थिति सदिश क्या हो गया, पी आर का वो क्या हो गया, पी क्यू वेक्टर यानी Z2 माइनस Z1 या Z1 माइनस Z2 जो भी आप लिखना चाहो, Z2 माइनस Z1 या Z1 माइनस Z2 इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा। ये इसका स्थिति सदिश हो गया पी आर वेक्टर का, ये पी आर वेक्टर को व्यक्त कर रहा है। अब हमें क्या करना है, जो ओ आर वेक्टर है इसका स्थिति सदिश हमें फाइंड करना है। तो इसका स्थिति सदिश फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये त्रिभुज नियम लगा सकते हैं। त्रिभुज नियम लगाएंगे तो ओपी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर, तो ओपी वेक्टर कितना है Z1 प्लस जो पी आर वेक्टर है, तो पी आर का मतलब क्या हो गया प्लस Z1 माइनस Z2 इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा। तो ओपी ओ आर वेक्टर का जो स्थिति सदिश है वो क्या आ गया, Z1 प्लस Z1 माइनस Z2 इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा आ गया। तो इसको Z2 माइनस Z1 इसका स्थिति सदिश हो जाएगा, Z2 माइनस Z1। तो आपसे क्या कहा गया कि हमारे पास P और Q दो पॉइंट हैं, ठीक है। P है वो Z1 को निरूपित करता है और Q पॉइंट है वो Z2 सम्मिश्र संख्या को निरूपित करता है, ठीक है। फिर वो कह रहा है जो PQ वेक्टर है क्या बन गया, Z1 हो गया इसका स्थिति सदिश। तो PQ वेक्टर को अल्फा डिग्री पे घुमाने पर तो इसका जो स्थिति है वो क्या आर हो जाएगा, तो यानी पी आर वेक्टर बन गया। तो पी आर वेक्टर अल्फा बन गया। अब हमें पूछा क्या गया कि जो नई स्थिति आई आर, यानी जो क्यू की स्थिति क्या होगी अब, यानी क्यू कहां पहुंच गया आर पे। अब जो हमारे पास नई स्थिति आर आई तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा, तो वो हमने मान लिया ओ आर वेक्टर हो गया। अब ओ आर वेक्टर फाइंड करना है तो ये ट्रायंगल भाई ये हमारे पास ये Z1 को निरूपित करता है, तो मैंने इसको इस लाइन को यहां ड्रॉ कर दिया। तो एक ही बात है, ये Z1 है Z1 है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास Z2 माइनस Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा हो गया। तो यहाँ जो त्रिभुज नियम है वो लगाया हमने, तो ओ आर वेक्टर क्या आ गया Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 ई टू द पावर आयोटा अल्फा। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखें पूछ लिया जाता है, ठीक है। यानी Q की जो नई स्थिति है वो R हो तो R का स्थिति सदिश क्या होगा, तो R का स्थिति सदिश क्या बनेगा ओ आर वेक्टर। तो ओ आर वेक्टर हमें फाइंड करना था, तो यहां त्रिभुज नियम लगाया हमने। ये क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि इसको अल्फा डिग्री से हमने रोटेट कर दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं, एक नया क्वेश्चन लिखो। तो जो Q वेक्टर की जो स्थिति थी वो R हो गई, तो R वेक्टर का स्थिति सदिश क्या होगा वो हमें फाइंड करना था। R वेक्टर का स्थिति सदिश क्या आएगा वो हमें फाइंड करना था, ठीक है। अब लिखो, यदि अब कुछ जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज हमने पढ़ा था उसके कुछ गुणधर्म है वो लिख लो साथ में। लिखो कि यदि सम्मिश्र संख्याएं Z1, Z2 तथा Z3, यदि रिजल्ट लिख लो, यदि सम्मिश्र संख्याएं Z1, Z2 तथा Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यदि सम्मिश्र संख्याएं Z1, Z2 तथा Z3 समबाहु
त्रिभुज के शीर्ष हैं, के शीर्ष हैं। ठीक, तब प्रॉपर्टी लिख लो फर्स्ट कि Z1 माइनस Z2 का मोड इक्वल होगा Z2 और इक्वल होगा Z3 माइनस Z1 की। प्रॉपर्टी प्रूफ करो कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल होता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 की। कि 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 है वो 0 होता है। ये तीन प्रॉपर्टियां हैं। अगर हमारे पास सम्मिश्र संख्याएं Z1 Z2 Z3 किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो क्या ये तीनों प्रॉपर्टियां होल्ड होंगी या नहीं होंगी, ये हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करें इसको। यानी हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि भाई ये एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं सेम है इसकी, तो ये एंगल भी सेम होंगे कितने, π/3, और ये भी π/3 होगा और ये भी हमारे पास π/3 होगा। ठीक है, और ये तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं। ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है मान लो, ठीक है, और इसके शीर्ष हमें पता है A को Z1 से निरूपित करते हैं मान लो, ये B हो गया जिसको हम Z2 से निरूपित करते हैं, और ये C हो गया जिसको हम Z3 से निरूपित करते हैं। तो हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसके जो सम्मिश्र संख्याएं Z1 Z2 Z3 है वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो क्या ये तीनों प्रॉपर्टियां होल्ड होंगी या नहीं होंगी, ये हमें पता करना है। तो एक बात बताओ, यहां से अगर हमें जो AC वेक्टर अगर हमें फाइंड करना हो, तो AC वेक्टर अगर मेरे को फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं। अगर AC वेक्टर मेरे को फाइंड करना है तो AC वेक्टर मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं कि जो BC वेक्टर है, या फिर मैं ये कहूं कि मान लो BC वेक्टर फाइंड करना है, या फिर AB वेक्टर या BA वेक्टर फाइंड करना है। तो अगर मैं BC वेक्टर को π/3 एंगल से अगर घुमा दूं तो मेरे पास BA वेक्टर आ जाएगा या AB वेक्टर आ जाएगा। और अगर मैं BC वेक्टर अगर मेरे को फाइंड करना है, BC, क्योंकि तीनों तो बराबर है, तो BC अगर फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे, या फिर मैं कहूं यहाँ पे अगर AC फाइंड करना है, तो AC फाइंड करना होगा तो क्या करूंगा कि जो BC वेक्टर है उसको मैं π/3 एंगल से वामावर्त दिशा में रोटेट कर दूंगा। तो ये कौन सा वेक्टर आ जाएगा, AC वेक्टर आ जाएगा, हाँ या ना। तो लिखो यहाँ पे कि AC वेक्टर इक्वल्स टू, या हम कहें अगर मेरे को मान लो ये वेक्टर फाइंड करना हो, CB वेक्टर फाइंड करना हो, तो CB वेक्टर फाइंड कैसे कर सकता हूं मैं, CB वेक्टर, तो जो मेरे पास AC वेक्टर है, AC वेक्टर को अगर मैं π/3 एंगल से अगर रोटेट कर दूं, π/3 एंगल से अगर मैं रोटेट कर दूं तो मेरे पास BC वेक्टर आ जाएगा, यानी e⁻i π/3। π/3 एंगल से रोटेट करने का मतलब क्या है, उसको मैंने e⁻i π/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब अगर CA वेक्टर हमें, जो CA वेक्टर है उसको मैंने क्या किया, π/3 से रोटेट कर दिया। तो देखो तो हमारे पास क्या आ गया, CB वेक्टर आ गया। तो यानी अगर आप CB वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो CA वेक्टर को π/3 से रोटेट सॉरी भाई, अभी मैंने बताया था ना कि ये तीनों भुजाएं सेम है। कहने का मतलब जो CB वेक्टर है और जो हमारे पास BA वेक्टर है और जो हमारे पास CA वेक्टर है, ये तीनों सेम है क्योंकि समबाहु त्रिभुज दे रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सेम है तो हमें पता है कि अगर मेरे को BC वेक्टर लेके आना होता तो मैं क्या करता, या CB वेक्टर लेके आना होता तो मैं जो CA वेक्टर है उसको π/3 एंगल से रोटेट कर दूं। तो ये π/3 एंगल से रोटेट करूंगा तो यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब CB वेक्टर का मीनिंग क्या हो गया, CB वेक्टर क्या हो गया,
इसका स्थिति सदिश क्या है, Z3, और ये होगा Z2, तो यानी Z3 माइनस Z2 किसके इक्वल है, CA वेक्टर। तो ये Z2 माइनस Z3 बन जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3, और जो CA वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z3, ठीक है, और इनटू में e टू द पावर आयोटा पाई बाय 3। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, पहले ये बताओ। भाई कुछ नहीं करना है, जो मैंने बताया था, हमारे पास ये तीनों भुजाएं सेम है, तो यानी कि अगर जो BC वेक्टर CP वेक्टर अगर लेके आना है, तो मैं जो CA वेक्टर है उसको पाई बाय 3 एंगल से रोटेट कर दूं, तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये लिखा मैंने, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो कि जो Z2 माइनस Z3 है अपॉन Z1 माइनस Z3 है, वो किसके इक्वल आ गया, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 3 के इक्वल आ गया। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूं, अभी समझ में नहीं आया तो पूछें। तो Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 है, वो e टू द पावर आयोटा पाई बाय 3 के इक्वल आ गया। अब अगर मेरे को मान लो BA वेक्टर लाना होता, तो जो BA वेक्टर है अगर उसे हमें लाना है तो क्या करेंगे, BA वेक्टर कैसे ला सकते हैं कि BC वेक्टर को पाई बाय 3 एंगल से रोटेट कर दो तो BA वेक्टर आ जाएगा। यानी जो BC वेक्टर है उसको हम पाई बाय 3 एंगल से रोटेट कर दें तो हमारा BA वेक्टर आ जाएगा। और BA वेक्टर का मीनिंग क्या है, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, और ये BC वेक्टर क्या हो गया, Z3 माइनस Z2, तो Z3 माइनस Z2 और e टू द पावर आयोटा पाई बाय 3। ये लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, देखो ये लिख सकते हैं यहां से। अब देखो यहां से Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 e टू द पावर किसके इक्वल हो गया, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 3 से, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। कुछ नहीं कर रहे, ये एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तीनों भुजाएं सेम है, तो मैं कह रहा हूं अगर मान लो मेरे को CB वेक्टर लाना था, तो CB वेक्टर में कैसे ला सकता था, देखो कि जो CA वेक्टर है इसको मैं पाई बाय 3 एंगल से रोटेट कर दूं तो ये यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये लिखा है मैंने, फिर इनकी स्थिति सदिश लिख दिए। फिर देखो जो BA वेक्टर अगर मेरे को लाना होता तो मैं BC वेक्टर को पाई बाय 3 एंगल से रोटेट कर दूं, यही किया मैंने, फिर इनके स्थिति सदिश लिख लिए। इक्वेशन 2 एंड 3 से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो Z2 माइनस Z3 है, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 है, वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 किसके इक्वल हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। ये हो गया कि नहीं हो गया। जैसे फर्स्ट है वो तो ट्रू है ही, फर्स्ट ट्रू करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कैसे ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है ओबीएस, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं समान होंगी, तो जो AB वेक्टर है उसका स्थिति, जो यहां से AB वेक्टर है तो इसका स्थिति सदिश क्या आ जाएगा, AB वेक्टर का, या हम कहें CA वेक्टर है तो Z1 माइनस Z, ये तीनों भुजाएं सेम है कि नहीं है, तो अगर मैं AB वेक्टर और यहां से BC वेक्टर और यहां से CA वेक्टर, ये तीनों सेम होंगे, और इसका स्थिति सदिश AB, अगर AB की बात करें तो AB का स्थिति सदिश हो गया Z2 माइनस Z3, तो ये Z2 माइनस Z3, सॉरी Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस, क्योंकि तीनों भुजाएं सेम है यानी ये भुजा तीनों क्या है, सेम है, तो AB वेक्टर का मतलब क्या हो गया, Z2 माइनस Z1 का मोड, और ये इक्वल किसके होगा, BC वेक्टर, तो BC वेक्टर क्या है, Z3 माइनस Z2, तो ये हो जाएगा Z3 माइनस Z2 का मोड, ये इक्वल होगा किसके, CA वेक्टर, तो CA वेक्टर का मतलब क्या है, Z3 माइनस Z1, तो ये हो जाएगा Z3 माइनस सॉरी Z1 माइनस Z3। अब मॉडुलस में लिखा है तो माइनस इधर उधर कर सकते हो, तो क्या दिया हुआ देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से Z1 माइनस Z2, फिर ये हो गया Z2 माइनस Z3, और फिर हो गया Z3 माइनस Z1। मॉडुलस में माइनस कॉमन ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी फर्स्ट है वो तो ओबीएस है कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं समान होती हैं और उनके में स्थिति सदिश निकालने, वो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकंड हमें प्रूव करना था। तो सेकंड प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि जो BC CB वेक्टर है वो आ जाएगा अगर हम CA वेक्टर को पाई बाय 3 एंगल से रोटेट कर देंगे, लिख दिया।
फिर अगर हमने सेकंड क्या लिखा कि बी ए वेक्टर फाइंड करना हो तो हम बीसी वेक्टर को पाई बाय 3 रोटेट कर देंगे, ये आ जाएगा। ये हमने सेकंड यूनिट। अब फर्स्ट और सेकंड से दोनों इक्वल है कि नहीं है, और दोनों इक्वल है, इसी से मैंने यहां पे ये लिखा था। तो फर्स्ट तो ट्रू हो जाएगा, है ना। सेकंड हम प्रूफ कर रहे थे, ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो इनको। यहां देखो Z2 माइनस Z3 है, और ये हो गया Z3 माइनस Z2, और मैं माइनस अगर कॉमन ले लेता हूं तो माइनस Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया इधर Z1 माइनस Z2 इंटू में, और ये हो गया Z1 माइनस Z3। यहां तक आ गया, लिख लो इसको। लिखें इसको। तो ये समबाहु त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको ध्यान रखनी है। और मैंने प्रूफ बताया, आसान सा प्रूफ है, ये ध्यान रखें कैसे में फाइंड करना होता है। अब देखो माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर माइनस 2Z2 Z3, ये लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करो Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 और माइनस Z2 Z1 और माइनस माइनस प्लस Z2 Z3, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो इन सबको उधर ले जाओ, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म उधर ले गए, ठीक है। और बाकी टर्म्स को इधर ले आओ, तो यहां से देखो ये तो प्लस का 2 Z2 Z3 है, और यहां देखो हाँ ठीक है। कुछ गलत किया है क्या? नहीं, एक सेकंड देखो। यहां से था Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, ये ठीक था। तो जब हम बी ए वेक्टर निकाल रहे थे तो बी ए वेक्टर कैसे आएगा, जो हमारे पास BC वेक्टर है उसको हमने e टू द पावर आइटा पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। और बी ए वेक्टर हो गया Z1 माइनस Z2, ठीक है। और BC वेक्टर क्या होगा, Z3 माइनस Z2 हो गया था, तो ये हो गया Z3 माइनस Z2, ये तो लिखा है। हाँ ठीक लिखा है। और ये हो गया 2 इंटू Z2 Z3, और इनको इधर ले आओगे तो प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z1 और माइनस Z2 Z3, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, क्या आ रहा है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, देखो Z2 Z3 यहाँ 2 है, ये कैंसिल हो गया एक, तो आ गया क्या Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो ये आसान सा प्रूफ था, देख सकते हो कि किसी भी हमें जैसे मान लो मैंने कहा ना CB वेक्टर फाइंड करना था, तो हम क्या करेंगे, जो CA वेक्टर है उसको हम पाई बाय 3 एंगल से रोटेट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा। ऐसे हमें BA वेक्टर फाइंड करना था, तो BC वेक्टर को पाई बाय 3 से रोटेट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा। इससे हमने इसको प्रूफ कर लिया। बुक में अजीब सा प्रूफ दे रखा है, तो आप ये ध्यान रखें। तो ये थे कि अगर Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो तो ऑब्वियस हो जाएगी, तीनों भुजाएं सेम होती हैं, तो स्थिति सदिश यानी मॉडुलस वैल्यू इनका तीनों का क्या होगा, सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगी तीनों की। फिर ये हमने प्रूफ कर लिया। थर्ड बताओ, थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी को कैसे प्रूफ करोगे भाई? भाई ये जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ। ये जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि हमारे, अगर इसका मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या आएगा, Z1 माइनस Z2 और यहां से Z2 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z1, और एलसीएम लो इसका। एलसीएम लेंगे तो Z1 माइनस Z2 यानी ये आ जाएगा Z2 माइनस Z3, और ये हो जाएगा Z3 माइनस Z1, ये दो आएंगे, प्लस Z2 माइनस Z3 अगर है तो यहां से आ जाएगा Z1 माइनस Z2, और ये हो जाएगा
Z3 माइनस Z1 प्लस ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 इंटू में Z2 माइनस Z3। ये क्या होना चाहिए? 0। भाई अगर ये 0 होगा तो ये 0 होगा, और ये 0 होगा तो ये 0 होगा। हाँ या ना? लिख सकते हैं ये चीज? ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 0 हो रहा है क्या? इसको सिंप्लीफाई करो सभी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो यहां Z2 Z3 Z2 Z3 और माइनस का Z2 Z1 और माइनस का Z3 स्क्वायर, माइनस का Z3 स्क्वायर और प्लस का Z3 Z1, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं और कुछ नहीं है। प्लस ये लिख सकते हो आप Z1 Z3 माइनस Z1 स्क्वायर और माइनस Z2 Z3 माइनस Z2 Z3 और प्लस का Z1 Z2 प्लस का Z1 Z2। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस Z1 Z2 और माइनस का Z1 Z3 और माइनस का Z2 स्क्वायर और प्लस का Z2 Z3, ये हो जाएगा। और अपॉन जो इसका एलसीएम हमने लिया था Z1 माइनस Z2 और ये इंटू में Z2 माइनस Z3 और ये हो जाएगा इंटू में Z3 माइनस Z1, ये लिख सकते हैं। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है तो ये कैंसिल हो गया, और Z2 Z3 ये इससे कैंसिल हो गया, और Z1 Z3 ये इससे कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? देखो यहां से बच गया हमारे पास Z माइनस का Z1 स्क्वायर माइनस का Z2 स्क्वायर और माइनस का Z3 स्क्वायर, 3 तो ये टर्म बच गई। प्लस का Z2 Z3 Z1 Z2 और Z1 Z3, ये टर्म बच गई, और डिनोमिनेटर में जो है वो लिख दिया हमने। अब देखो Z1 प्लस Z2 Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, ये देखो इसका नेगेटिव ये माइनस में आएंगे, माइनस Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 माइनस Z3 Z1, और ये तीनों लिखे हुए हैं तो ये क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने रिजल्ट लिखा हुआ है कि 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 का जो सम है वो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो अगर Z1 Z2 Z3 किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो ये तीनों प्रॉपर्टियों को ऐसा होल्ड करता है। ध्यान रखें, तीनों के मैंने प्रूफ भी दिए हैं, प्रूफ भी करके देख लेना एक बार। तीनों का समबाहु त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टियां थी। सॉरी भाई, चलो कुछ समबाहु त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ जी लिखें, क्वेश्चन लिखें कि आरपीएससी में पूछा, आरपीएससी में जो सेट की एग्जाम होती थी उसमें पूछा गया था कि यदि Z1 तथा Z2 समीकरण मूल है, यानी Z1 और Z2 इस समीकरण के क्या दे रखे हैं? मूल दे रखे हैं, तथा Z1 Z2 तथा मूल बिंदु, तो मूल बिंदु यानी 0 0 की बात कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु Z1 Z2 तथा मूल बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है
तब ए तथा बी संबंध है, ये पूछा गया था। और ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन लिख लें। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3b, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3a, लिखें a इक्वल्स टू 3b ऑफ दीज, ये पूछा गया था। हाँ जी लिखें, बताएं हमें क्या दिया हुआ है कि जो सम्मिश्र संख्या जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी, सॉरी जो समीकरण है जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी, इसके दो मूल हैं Z1 प्लस Z2। तो मूलों का सम क्या होता है? मूलों का सम किसके इक्वल होता है? यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस ए अपॉन वन, माइनस ए अपॉन वन या ए अपॉन वन होगा, तो माइनस ए अपॉन वन, यानी ये जब ओडी पढ़ते हैं, यानी ओडी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, तो अगर ये हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है या हम कोई जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, तो अगर अल्फा और बीटा इसके रूट है, मूल हैं, तो इनका सम क्या होगा? माइनस ए अपॉन वन, और जो इसका गुणन होता है वो क्या होता है? बी अपॉन वन, यानी जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं, और ये जेड का कोफिशिएंट का नेगेटिव, और ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, तो अगर कोई समीकरण है और Z1 Z2 उसके मूल हैं, तो मूलों का सम ये हो जाएगा, और मूलों का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? बी अपॉन वन हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें एक तो। और साथ में क्या दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसके शीर्ष हैं, और शीर्ष क्या क्या है? मूल बिंदु, तो ये मान लेते हैं O मूल बिंदु है 0,0, और ये मान लेते हैं Z1 OA, और ये B हो गया, और ये Z2 है। Z1 Z2 ये एक समबाहु त्रिभुज है, और जिसके ये तीन शीर्ष हैं, ये मूल बिंदु और ये Z1 और Z2। ठीक है, हमें पूछा क्या गया है कि A तथा B में संबंध क्या होगा? क्या पूछा गया है? A तथा B में क्या संबंध होगा? अभी हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि अगर OAB, चूंकि OAB क्या है? समबाहु त्रिभुज है, और अगर ये समबाहु त्रिभुज होता है बच्चों, तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी लिखी, याद होगा आपको, कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर किसके इक्वल होता है? Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 और प्लस Z3 Z1 के इक्वल होता है। तो Z1 Z2 ठीक है, Z3 क्या है? यहाँ पे जीरो वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, और ये हो गया जीरो, तो Z3 जहां जा रहा है ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये किसके इक्वल आ गया? Z1 Z2 के इक्वल आ गया। ये लिख सकते हैं यहाँ पे इसको। अब अगर देखो, अगर मैं इसमें Z1 स्क्वायर सॉरी प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, तो अगर यहाँ दो ऐड किए हैं तो इधर माइनस हो जाएंगे Z1 Z2, और यहाँ पे मैंने दो ऐड किए हैं तो दो माइनस करूंगा इधर, यानी यहाँ पे मैंने माइनस 2Z1 Z2 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Z1 Z2। ये लिख सकते हैं, ये बन गया Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बन गया ये, और यहां से देखो माइनस 2Z1 Z2 है, और इसको इधर ले आओ तो माइनस का 3Z1 Z2 इक्वल्स टू क्या आ गया? जीरो। अब Z1 प्लस Z2 की वैल्यू माइनस ए है, और Z1 इंटू Z2 की वैल्यू B है, तो माइनस ए का स्क्वायर, और ये बन गया माइनस 3B इक्वल्स टू जीरो, तो यानी ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया? 3B। तो ये ए और बी में रिलेशन होगा कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? 3B हो जाएगा, तो यानी आंसर ए इज करेक्ट आंसर। तो किसी समबाहु त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी हमने लिखी थी, वो इस तरीके से आप काम में ले सकते हैं। हाँ जी, एक रिजल्ट और लिख लें, एक रिजल्ट और लिख लें। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज पे कई बार पूछ लिया डायरेक्ट ही।
एक रिजल्ट और लिखें कि यदि यदि रिजल्ट लिख लें, यदि Z1 Z2 तथा Z3 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष है, यानी Z1 Z2 Z3 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं जो B ठीक है, यानी ABC क्या है, तीन समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है और B पर समकोण बनता है, तब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर तब Z स्क्वायर ये इक्वल होता है Z1 और Z1 प्लस Z3 के। नहीं, लिख लो इसको एक बार, और ये भी 2 मल्टीपल में होता है, 2 इंटू Z2 और Z1 प्लस Z3। देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपन देख लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। इन्हें एक समद्विबाहु है, ठीक है, ये B वेक्टर है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है और B व्यक्त करता है Z2 को। ये A वेक्टर मान लिया जिसका शीर्ष Z1 और ये C वेक्टर है जो Z3 हो गया। ये हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को BA वेक्टर लाना होगा तो मैं कैसे लेके आऊंगा BA वेक्टर को? BC वेक्टर को अगर मैं 90 डिग्री एंगल से रोटेट कर दूं, BC वेक्टर को 90 डिग्री एंगल से रोटेट कर दूं तो BA वेक्टर आ जाएगा। तो यानी जो BC वेक्टर है इसको मैंने क्या करा, 90 डिग्री एंगल पे रोटेट कर दिया, यानी e⁻i π/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ या ना। तो यहां से देखो BA वेक्टर क्या हो गया, BA वेक्टर का मतलब क्या हो गया, Z1 माइनस Z2 अपॉन BC वेक्टर, तो BC वेक्टर Z3 माइनस Z2, और ये हो गया e⁻i π/2। ये लिख सकते हैं इसको, यानी Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 किसके इक्वल हो गया, e⁻i π/2 के। ये लिख सकते हैं यहां से। और ये किसके इक्वल हो जाएगा यहां से, e⁻i π/2, ये तो 1 बन जाएगा, यानी cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, तो माइनस आयोटा बन जाएगा। ये हो गया Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू आयोटा और Z3 माइनस Z2। ये लिख सकते हैं इसको, ये क्या हो गया आयोटा, और ये हो गया Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। अब देखो इधर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर यानी -1, और Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर -2 Z1 Z2, और ये होगा माइनस, और फिर Z3 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर -2 Z2 Z3। ये लिख सकते हैं। अब देखो इनको इधर ले आओ, तो ये हो गया Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, और Z2 इधर से आएगा तो 2 Z2 का स्क्वायर हो गया, ये फिर Z3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इधर देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आएगा वापस माइनस का हो जाएगा, और -2 Z1 Z2, ये हम करें इसको उधर ले जाते हैं तो यहां से इक्वल इधर जाएगा तो 2 Z1 Z2
और ये प्लस का रहेगा 2Z2Z3, ये लिख सकते हैं। और यहां से इसमें से देखो कॉमन आ रहा है 2Z2 कॉमन ले लो तो ये आ गया Z1 प्लस Z3। तो ये भी रिजल्ट है, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। यानी BA वेक्टर लाने के लिए हम BC वेक्टर को 90 डिग्री एंगल से रोटेट कर देंगे। तो ये किसकी वैल्यू होती है, cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। तो cos π/2 0 हो जाता है और sin π/2 है वो 1 हो जाएगा, तो ये आयोटा की इक्वल आ गया। तो दोनों तरफ स्क्वायर करा देन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज पे बेस्ड प्रॉपर्टीज थी, उसको ज्यामितीय रूप से कैसे कैसे अपन उसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं वो सारी चीजें थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि जो वर्त है यानी सर्कल, उसकी समीकरण को हम कैसे लिखते हैं, और फिर कुछ हमने त्रिभुज की असमीकाएं लिखी थी कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 है वो लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 होता है। यानी मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मिनिमम वैल्यू, तो वो हम देखेंगे। तो आज इतना, सॉरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है, इसलिए हो सकता है कि अगर चीजें समझ नहीं आई हो तो इसको 2 बार देख लें, 3 बार देखें, ठीक है। और फिर भी नहीं आए तो पूछ सकते हैं मेरे को ना, बाकी अपन कल करते हैं, आज इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू।